हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के इस 15 मिनट स्टोरी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट थर्ड में जॉन कीट्स का एक बेहतरीन ओड लेकर चलने वाले हैं। ओड जो 1819 की उनकी एक पहचान है, जिसमें अगर आप बात करें कि सर ये जो 6 ओड हम जो पढ़ते हैं, जनरली ओड टू ऑटम पढ़ते हैं, मेलंकली पढ़ते हैं, नाइटिंगेल पढ़ते हैं, इनमें से सबसे फेमस या सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? तो जनरली आपका ओड टू नाइटिंगेल, एक आपका ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और एक आपका जो है वो टू ऑटम से मैक्सिमम टाइप जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहां तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसके तो सिंबल भी पूछे जाते हैं, इसकी फेमस लाइंस पूछी जाती है, इसकी जो है वो सेंट्रल आइडियाज या थीम्स भी पूछी जाती है। तो आ जाओ देखते हैं क्या है। 1819 की ओड है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। 1819 में इसको लिखा और 1820 के कलेक्शन में जो है वो इसे पब्लिश किया गया। 1820 में पब्लिश हुआ। 50 लाइन की जो है वो पूरी की पूरी पोएम है, जिसमें से 5 स्टेंजा है और 10 लाइन है। 5 स्टेंजा है और हर एक में 10 लाइन है। राइम स्कीम इसकी जो है वो ए बी सी डी ई है, जो किट्सियन ओड की जनरल राइम स्कीम होती है। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहला याद रखना है कि सर ये इंस्पायर्ड है क्लासिकल आर्ट से। पूरी की पूरी कहानी को कुछ इस तरीके से, कहानी नहीं है सबसे पहले तो कि सर ये ओड है, क्या इसमें कोई नैरेटिव पोएम की तरह इसको हम यूज करेंगे? नहीं, ये कहानी नहीं है, ये एक ओड है जिसमें अलग अलग 5 स्टेंजा में जॉन कीट्स एक अर्न को देखकर, एक कलश को देखकर बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप का कलश है, कहां से आया, क्या बातचीत हुई, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूं। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो है वो क्लासिकल आर्ट से प्रभावित है, क्लासिकल आर्ट से जो है वो इंस्पायर्ड है। 2 मेजर बातें आपको क्लासिकल आर्ट के तौर पे यहां ग्रीक अर्न दिखाई पड़ेगा और साथ में आपका जो है वो एल्गिन मार्बल दिखाई पड़ेंगे, जो दोनों ही यहीं से आपके लिए हुए हैं। सबसे पहले कि सर जॉन कीट्स, अब मैं इसे थोड़ा कहानी और थोड़ा पोएम दोनों में मिलाकर आपको बताता हूं ताकि ये चीजें याद रहे आपको कि सर सबसे पहले जॉन कीट्स एक अर्न को देखते हैं, एक कलश को देखते हैं। कलश जो है वो बहुत पुराना है। कब का है? ग्रीक जो है वो सभ्यता का है, ग्रीक सिविलाइजेशन का है। अब इसे जैसे ही वो उस ग्रीक सभ्यता के उस कलश को देखते हैं तो जॉन कीट्स उसको देख करके क्या फील करते हैं कि यार ये जो कलश है वो तो बहुत पुराना है, वो तो सालों पुराना है, हजारों साल पुराना है। अब हजारों साल पहले जिन लोगों ने इसको बनाया होगा वो भी मर चुके हैं और जिस सभ्यता में ये आया होगा वो ग्रीक सभ्यता भी अभी खत्म हो चुकी है। जॉन कीट्स तो रोमांटिसिज्म में है ना, तो वो कह रहे हैं साहब सबसे पहले जब ग्रीक माइथोलॉजी से या ग्रीक से शुरुआत होती है, एंशिएंट ग्रीस से हम लोग शुरुआत करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में सब पढ़ते हैं कि सर वो तो खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही वो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो उस अर्न पे, उस कलश पर उन्हें अलग अलग आकृतियां बनाई हुई दिखाई पड़ती है। जैसे एक म्यूजिशियन क्या करती है, 2 लवर्स क्या करती है, या आपका जो है वो अलग अलग आदमी, औरत, या एक जो है वो पुजारी जाता हुआ उनको दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके चारों तरफ कुछ बेहतरीन आकृतियां बनाई हुई है। अब सोचने की शुरुआत होती है। उन आकृतियों को देखकर जॉन कीट्स सोचते हैं कि ये लोग कौन होंगे, क्या ये इंसान है, क्या ये गॉड है, भगवान है, इंसान है, कहां जा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ऐसे हजारों क्वेश्चन उनके मन में चलते हैं और उनका जो जवाब है, देखो अर्न के ऊपर जो आर्ट है, जो कला है, वो तो फिक्स है, वो तो फ्रोजन आर्ट कहा गया है। उसको तो क्या कहा गया है? फ्रोजन आर्ट कहा गया है, फ्रोजन आर्ट। और अब बात आती है फ्रोजन आर्ट के ऊपर इमेजिनेशन की। किसकी बात आती है? इमेजिनेशन की बात आती है। इमेजिनेशन, कल्पना का काम जो है वो पूरा का पूरा जॉन कीट्स कर लेते हैं उस आर्ट को देखकर, उस कला को देखकर। जब वो उस कला को देखते हैं, 5 अलग अलग स्टेंजा में इस पे बात की हुई है, तो सबसे पहले तो उस कलश को देख करके उनके मन में एक विचार आता है और वो विचार बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये आपका फेमस लाइन, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही लाइन। पहली दो यानी तुम, स्टिल अभी भी जो है वो कैसी हो, अनरेविस्ड। अनरेविस्ड का अर्थ होता है अछूत, या आपका जो है वो नई नवेली जो दुल्हन होती है, आपका जो है वो अनरेविस्ड ब्राइड के बारे में बात हुई है कि तुम शांति की जो है वो अछूत ब्राइड दिखाई पड़ रही हो। उस प्लस को देखकर क्या कह रहे हैं, मतलब सिंबॉलिकली जो है वो उसका यूज किया है। फिर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस कलश को देखकर, उस ग्रेशियन अर्न को देखकर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये बिल्कुल वो जो शुद्ध कला है, वो जो रियल वास्तविक कला है, जो शुरुआत में बनी हुई थी, वो कला उनको नजर आ रही है।
वो कला उनको नजर आ रही है, वो उसको कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी जो है वो ब्राइड से जिसको किसी ने छुआ ना हो, जो पूरी तरीके से क्या हो, पवित्र हो, जो पूरी तरीके से क्या हो, आपका अनरेविस्ड हो, अछूत हो, या फिर आपका पवित्र जो है वो दुल्हन, पवित्र दुल्हन कह के वो उसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं या उसे एक तरीके से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, यहां से उनकी शुरुआत होती है। जब वो उस पवित्र दुल्हन रूपी जो है वो कलश को देख रहे होते हैं तो उसके चारों तरफ की आकृतियां देखकर उन्हें बहुत सारी इमेजिनेशंस, बहुत सारी कल्पनाएं कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये किसी और बात को बता रहा है, ये किसी और बात को बता रहा है, तो वो उसे सेल्वियन हिस्टोरियन कहते हैं। सेल्वियन हिस्टोरियन जो उनका वर्ड उस टाइम पे उस पोइम में यूज किया हुआ है या आपकी लाइन में दिखाई पड़ेगा, बाकी उसको साइलेंट हिस्टोरियन कहा गया है ना। सेल्वियन को जो है वो साइलेंट कहा जाता है, साइलेंट हिस्टोरियन कहा गया है, यानी एक ऐसा इतिहासकार जो बोल नहीं रहा है, लेकिन भाई कलश बोल के थोड़ी बात करेगा, तो कलश बोल नहीं रहा है लेकिन उससे जो आर्ट है वो सब कुछ बता रही है। और यहीं से शुरुआत होती है इस ओड की। अलग अलग पार्ट में वो अलग अलग चीजों पे बातचीत करते हैं। जैसे सबसे पहले उन्हें जो चीज दिखाई पड़ती है उस कलश पर, वो सबसे पहले उनका ध्यान जाता है किसके ऊपर, एक म्यूजिशियन के ऊपर। एक म्यूजिशियन है, एक लड़का है जो अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। पहले स्ट्रेंजा में बात होती है द अर्न एज साइलेंट हिस्टोरियन, जिसको सेल्वियन हिस्टोरियन हम लोगों ने कहा है। पोइट एड्रेसेस द अर्न, पोइट जो है वो अर्न को एड्रेस करता है और उसको साइलेंट हिस्टोरियन कहता है। जो समय बीत चुका है उसकी क्या बता रहा है, वो उस कहानी को बता रहा है। इट फिगर्स आर फ्रोजन इन टाइम फॉर एवर यंग, और उसकी जो आकृतियां हैं वो कैसी हो चुकी है, आकृतियां उसकी अब फ्रोजन हो चुकी है, फ्रोजन आर्ट में बदल चुकी है, और अब वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी, वो यंग रहेगी, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। इसलिए उसको क्या कहा है, आपका पवित्र दुल्हन कहा है कि ये ऐसी पवित्र दुल्हन दिखाई पड़ रही है जो शुरुआत में स्टार्टिंग में जो जैसी होती है ठीक वैसी, जिसको किसी ने छुआ भी ना हो। फिर बात आती है सेकंड स्टेंजा में, वो म्यूजिशियन की तरफ जाते हैं और म्यूजिशियन को देख करके क्या बात करते हैं, अ यंग म्यूजिशियन प्लेज द फ्लूट, वो फ्लूट बजा रहा है, वो अपना पीपर जो है वो बजा रहा है। उसको देख करके जो उसका, जैसे ही उस आर्ट को देखते हैं ना भाई, देखो इमेजिनेटिव पोएट है, कल्पना तो उनके मतलब इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है, तो कल्पना करते हैं, कहते हैं कि ये म्यूजिक जो बजा रहा है ना, ये जो संगीत जो बजा रहा है वो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। मतलब मैं मेरी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मजा बड़ा आने का मतलब, क्योंकि ये एक ऐसा संगीत है जिसको कल्पना के माध्यम से ही सुना जा सकता है। ऐसा संगीत जिसको कल्पना के माध्यम से ही सुना जा सकता है। वो संगीत जो हम वास्तविकता में सुन सकते हैं वो मधुर है, लेकिन वो संगीत जिसे हम वास्तविकता में ना सुनकर कल्पना के माध्यम से सुन सकते हैं वो तो और भी ज्यादा अच्छा है। इसलिए एक फेमस लाइन इन्होंने यूज की जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और वो कौन सी है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, कि वो मेलोडीज यानी वो जो संगीत की धुन है जो हम सुन सकते हैं वो तो अच्छी है ही, लेकिन वो जिसे हम नहीं सुन सकते, कल्पना में सुन सकते हैं, इमेजिनेशन में सुन सकते हैं, वो उससे भी ज्यादा अच्छी है। ये उस संगीतकार को, म्यूजिशियन को देखते हुए इन्होंने कहा। ठीक है, फिर बात आती है द लवर्स। इसके बाद में कौन दिखाई पड़ते हैं इनको, लवर्स दिखाई पड़ते हैं, है ना। मैं मेजर मेजर पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी छोटी छोटी बातें और हुई है, बट जो सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है वो यही है कि सर तीन बातें, एक आपका जो है वो लवर वाली, एक आपका उस प्रिस्ट और हैफर वाली, और तीसरी आपकी जो है वो म्यूजिशियन वाली। लवर्स को देखते हैं, यंग लवर हैं जो एक दूसरे को जो है वो प्रेमी है, और लड़का जो है मतलब जिस प्रकार की आकृति में दिखाए गए हैं, लड़का उसके पीछे भाग रहा है, और ऐसा वो कल्पना करते हैं कि शायद ये जो है वो एक दूसरे को किस करने वाले हैं। लेकिन अब उनके मन में ये प्रश्न आता है कि वो एक दूसरे को जो है वो किस नहीं कर पाएंगे। यहां से थोड़ा सा वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी घुस जाते हैं। जो फैनी ब्राउन के बारे में जो है वो उनकी विचारधारा थी कि यार मैं मतलब प्रेम है उनका, फियांसे है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं या उनसे शादी नहीं हो पाती है, तो थोड़ा अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू को भी वो साथ में लेकर चल रहे हैं। और क्या जोड़कर देते हैं उसमें, ही कैन नेवर किस हर, द मोमेंट इज फ्रोजन। क्यों, क्योंकि अब वो किस कर ही नहीं सकता भैया, वो जो अर्न के ऊपर बनी हुई आकृति है, मोमेंट है, वो तो फ्रोजन है, वो तो वहीं रुका हुआ है। दे विल नेवर ग्रो ओल्ड, देयर लव इज एटर्नल। अब वो इस बात से दुखी तो हैं कि वो लोग क्या नहीं कर सकते, वो लोग किस नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ वो खुश भी हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं मतलब किस नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है, इसमें दुख नहीं है, क्योंकि
अच्छी बात यह है कि समय के साथ में इस लड़की की सुंदरता भी खत्म नहीं होगी, ये दोनों यंग हैं और यंग ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि आर्ट जो है वो कला है, वो तो जम चुकी है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। आपका कालांतर तक कला वैसी ही रहेगी। आर्ट इज परमानेंस, आर्ट इज परमानेंट जिसको अपन कहते हैं, आर्ट्स परमानेंस जो अपना मेजर पार्ट है यहाँ पे कि सर कला है वो तो वैसी ही रहेगी। तो ना ही तो ये बूढ़े होंगे, ना ही ये जो है वो आगे की लाइफ में इनको कोई प्रॉब्लम होगी। वरना ह्यूमन साइकिल तो क्या करता है, ह्यूमन साइकिल जन्म लेते हैं, हम प्रेम करते हैं, शादी होती है, फिर जो है वो मर जाता है इंसान, व्यक्ति मोर्टल है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं आर्ट तो परमानेंट है। तो फायदा ये है कि चलो कोई बात नहीं, किस नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम जो है वो युवा रहेंगे, हमेशा जो है वो इसी अवस्था में रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ दिखाई पड़ेंगे और इनका प्रेम जो है वो अमर हो जाएगा। तीसरे आगे के स्टेंजा में वो बात करते हैं उस सेक्रीफाइस और साइलेंट टाउन के बारे में। आगे के स्टेंजा में वो एक और आकृति देखते हैं जहां कुछ लोग हैं जो एक ग्रुप में कहां जा रहे हैं, एक ग्रुप में एक दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके आगे जो है वो एक प्रिस्ट, एक पुजारी और साथ में जो है वो एक हेफर यानी एक बछिया का जो है वो लेकर, माना बछड़े को लेकर, एक बछिया को लेकर साथ साथ में चल रहा है। और ऐसा इमेजिनरी जो है वो कैसा लग रहा है कि जैसे वो उसकी बलि देने के लिए लेकर जा रहे हो। तो एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जोड़ दिया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जोड़ा वो कौन सा था कि उनके मन में एक प्रश्न आया कि ये लोग इधर जा रहे हैं, गांव से बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या अब ये गांव खाली हो गया होगा? क्या ये लोग वापस कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे? तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्ट ऐसा नहीं होगा। जो लोग आर्ट में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अब वो वहीं पे फ्रीज हो चुके हैं, अब वो वापस मुड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो एक प्रिस्ट है जो हेफर के साथ सेक्रीफाइस करने के लिए उनको लीड कर रहा है। टाउन जो है वो साइलेंट हो चुका है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं और अब ये साइलेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आर्ट जो है वो फ्रीज हो चुकी है और अब वो वापस नहीं बदलेगा। ये सारी भावनाओं से जब वो देख रहे होते हैं, उसमें अलग अलग जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं, मैन विमन आपकी अलग अलग चीजों पे चर्चा कर ही रहे होते हैं इमेजिनेशन में, तो लास्ट में जाके वो कंक्लूजन पे आते हैं। उन्हें ये जो इमेजिनेशन है उस पर पूरा विश्वास हो जाता है कि जो चीज इमोर्टल है, अमर है, वो क्या है? आर्ट है। आर्ट में, उस कला में, ग्रेशियन अर्न में जो व्यक्ति म्यूजिक बजा रहा है या म्यूजिशियन है वो हमेशा वैसी ही परिस्थिति में रहेगा। जो कपल एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो उतने ही यंग दिखाई पड़ेंगे और जो गांव वाले आपको जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो भी एक फ्रोजन एक्सपीरियंस है। तो ये इमोर्टलिटी ऑफ आपका आर्ट है कि आर्ट जैसी आज है, आज के हजारों लाखों करोड़ों साल बाद में भी ठीक वैसी ही रहेगी। लेकिन मनुष्य परमानेंट नहीं है। जीवन जो है वो बदलता रहता है। जीवन की एक स्टेज है, वो जिएगा, वो जन्म लेगा और उसके आखिर में मृत्यु भी हो जाएगी। ये खास बात उनको अंत में जाके समझ में आती है और वो अपना रिफ्लेक्शन और कंक्लूजन देते हैं। कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज फ्लीटिंग, आर्ट इज लास्टिंग। इंसान का जीवन तो जो है वो फ्ली कर जाएगा, इंसान का जीवन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आर्ट जो है वो हमेशा परमानेंट रहेगी। द अर्न्स ब्यूटी इज एटर्नल एंड चेंजलेस। ये जो कलश है इसकी सुंदरता एटर्नल है, वो मतलब सार्वभौमिक है, एक तरीके से कभी भी खत्म नहीं होगी और वो परमानेंट है, आपकी चेंजलेस है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कंक्लूड्स विद द फेमस लाइन ऑन ब्यूटी एंड ट्रुथ। और उसके बाद में वो जब कविता यानी पोइम का एंड करते हैं तो एक और फेमस लाइन, मैंने 3 फेमस लाइन पे बात की जो बार बार पूछी जाती है। एक दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, जो शुरुआत में पूछी जाती है जब ये शुरू कर रहे हैं उस अर्न को देख के। फिर यहां अलग जो है वो म्यूजिक वाली बातचीत हो गई। और तीसरी सबसे फेमस लाइन जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है वो है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। कि भैया सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली जो है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। ये सब जानते हैं और ये सबको जानने की जरूरत है। मतलब कुल मिला के आर्ट को परमानेंट कहा है, सुंदरता को परमानेंट कहा है। इंसान का जीवन जो है वो बदलाव है, बदलता रहता है। इंसान ने जन्म लिया है, वो मॉर्टल है, वो मरेगा भी या खत्म भी होगा, लेकिन आर्ट परमानेंट है। ब्यूटी, सुंदरता जो है वो कैसी है? आपकी चेंजलेस। डन। तो 3 लाइन याद रखना। इसके अलावा इसकी स्टेंजा की फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ओड है, ये वाली बातचीत याद हो गई। अब सबसे पहले तो सिंबल याद कर लो कि सर जो ग्रेशियन अर्न है आप बता रहे हो, जिस ग्रीक अर्न के बारे में, कलश के बारे में बात कर रहे हो, वो किसका सिंबल है? पहली बात तो वो एटर्नल ब्यूटी का सिंबल है, ऐसी सुंदरता जो कभी खत्म नहीं होगी।
उस पर यही दिखाई पड़ रहा है। साइलेंट आर्ट है, उसको सेल्वियन आर्ट कहा है। और आपका इमोर्टल स्टोरीज है, उस पर लिखी हुई जो कहानियां हैं वो कैसी दिखाई पड़ रही है, जैसे अमर कहानियां हैं, कभी खत्म ही नहीं होगी। म्यूजिशियन जो है वो किसका सिंबल है, आर्ट दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड टाइम, ऐसी कला जो समय के पार हो। अनहर्ड बट इमेजिन, ऐसी कला जिसको सुना नहीं जा सकता लेकिन इमेजिन किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा था आपका, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। लवर्स जो दिख रहे हैं वो एटर्नल लव का प्रतीक है, वो हमेशा ऐसा प्रेम जो है वो बना रहेगा। लव एंड यूथफुल पेशेंट फ्रोजन इन अ मोमेंट। और जो हेफर, जो बछिया और पृष्ठ दिखाए गए हैं वो रिलीजियस डिवोशन का और आपका फ्रोजन मोमेंट का प्रतीक है। ठीक है, उनका जीवन जो है वो परमानेंट या फॉरएवर फ्रोजन हो चुका है, पोज हो चुका है। और वहीं पर आपको ये वाली चीजें भी याद रखनी है, ये अभी अभी पूछा गया था यूकेपीएससी में जो है वो क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, या ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सेंट्रल आइडिया या थीम पूछ लेगा कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की जो है वो थीम क्या है, तो आपका परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ, यानी आर्ट अमर है और जीवन जो है वो आपका मोर्टल है, वो नश्वर है। इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में बात हुई है, जिसमें एक तरफ वो कल्पना कर रहे हैं और एक तरफ वास्तविकता है। पॉइट एंड जॉन कीट्स यहाँ इमेजिनेशन करके जो साइलेंट फिगर्स हैं, जो नॉन लिविंग फिगर्स हैं, उनको भी जीवन प्रदान कर रहे हैं, उनको भी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ कैसे हो, जीवंत हो। साइलेंस और म्यूजिक के बारे में बात की गई है, अनहर्ड मेलोडीज जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ब्यूटी एंड ट्रुथ के बारे में बात की गई है और आइडलाइजेशन के बारे में बात की गई है। फिगर्स ऑन द अर्न रिमेन परफेक्ट फॉरएवर, वो हमेशा आइडलाइज फॉर्म में ही रहेगी। सिग्निफिकेंस इसका कोर टेक्स्ट है, रोमांटिक एस्थेटिक जो है वो एस्थेटिक का सेलिब्रेट द पावर ऑफ आर्ट ऑफ ट्रांसटेंड टाइम सेंट्रल टू डिबेट ऑफ आर्ट्स रिलेशन, ये तो वो सेम ही बात होगी आपका, है ना। और बात कर रहे किसके बारे में, ओवरऑल मैसेज क्या दे रहा है, द अर्न टीचेस दैट व्हाइल लाइफ इज शॉर्ट एंड फुल ऑफ चेंज आर्ट इज एटर्नल, है ना। वो सेम बातें कि सर जीवन छोटा है, जीवन खत्म हो सकता है, जीवन नश्वर है, लेकिन आर्ट जो है वो परमानेंट है, आर्ट हमेशा रहेगी, है और रहेगी। ये था आपका ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। सिंबल याद रखना, थीम याद रखना, इसके कोटेशंस में से लाइन याद रखना। आप, मैं यकीन दिलाता हूं किसी ना किसी एग्जाम में आपको इन तीनों में से कोई लाइन 100% दिख जाएगी कि ये लाइन किसकी है, हु इज द राइटर, या इस किस वर्क में यूज की गई, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, राइटर का नाम भी या फिर आपका कहां से ली हुई है ये भी पूछा जाता है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून।